हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 10 की प्रथम प्रश्नावली 10.1 को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज आपको खींचना है जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4, -2 हैं तथा आपको इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चतुर्भुज खींचने को बोला गया है, तो उस चतुर्भुज को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेता हूं। तो देखिए, ये अपने पास वाई अक्ष हो गई और इसी तरीके से मैंने देखिए ये एक्स अक्ष भी बना दिया। अब देखिए, सबसे पहला बिंदु है आपके पास -4,5। अच्छा, यहां पर एक बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ना सोचें कि अगर ये चतुर्भुज बनना है तो ये वाला बिंदु ए बी सी डी होगा और चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। ध्यान रखें, चतुर्भुज अगर मैंने एबीसीडी बोला है इसका मतलब एक क्रम में होने चाहिए, ए के बाद फिर बी आना चाहिए, उसी क्रम में फिर सी आना चाहिए और उसी क्रम में डी आना चाहिए। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं मानना है कि ये चारों एबीसीडी हैं, क्योंकि आपको केवल शीर्ष दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है क्रमशः करके नहीं दिया हुआ है। क्रमशः दिया होता तो आपको पता है कि हाँ, ए के बाद बी आएगा, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, मतलब एक लाइन से ही आएंगे। आप किसी को भी ए मान लीजिएगा, फिर उसके बाद बी सी डी ही चलते रहेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से शीर्ष कौन कौन से आप मानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर इनको प्लॉट करेंगे इन बिंदुओं को। तो एक बिंदु है आपके पास -4,5। तो देखो, -4,5 आपके पास यहां पर कहीं आएगा, ये मैंने मान लिया -4,5 हो गया। फिर है 0,7, तो 0,7 स्वाभाविक सी बात है वाई अक्ष पर होगा, यहां पर हो गया 0,7। फिर है 5,-5, तो देखिए 5,-5 का मतलब है x5 है और y-5 है। तो देखो x5 और y-5 यहां पर कहीं बिंदु होगा, ये मैंने 5,-5 लिख दिया। और फिर आपके पास अंतिम बिंदु दिया है -4,-2। तो -4,-2 अर्थात -4 तो देखो यहां पर होगा x अक्ष पर, -2 यहां पर होगा, तो -4,-2 ये वाला बिंदु आपके पास हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर हम इनको मिला देते हैं इन लाइनों को। तो देखो, मैं सभी पॉइंटों को आपस में मिला देता हूं। तो पहली लाइन तो मेरे पास ये बन जाएगी, फिर एक लाइन ये बन जाएगी, फिर एक लाइन आपके पास ये वाली बन जाएगी और एक लाइन आपके पास ये बन जाएगी। अब यहां से देखो, एक आपके पास चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब इनको हम नाम बोल देते हैं। देखिए, क्रम से नाम बोलेंगे आप। तो ये मान लीजिएगा जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है बोले कि अगर हम इसको ए माने, फिर देखिए इसको बी मानना पड़ेगा, इसको सी और इसको डी मानना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे। तो आप कोई सा भी एक ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखें क्रम से लेंगे एबीसीडी। चाहे दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे तब क्रम से लें, चाहे बाहिने हाथ की तरफ, लेकिन एक एक करके क्रम से ही लेंगे। तो अभी जैसे मैंने लाल से जो एबीसीडी लिखा है, आपने वो वाले बिंदु जैसे मान लिए। अब आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए, हम क्या करते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आपने अभी तक कक्षा 10 में त्रिभुज का क्षेत्रफल तक पढ़ा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल के सवाल भी किए थे, तो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल के सवालों को बनाकर किया था। कैसे? तो आपने उसमें सीखा था कि अगर हम कोई भी एक इसमें विकर्ण बना दें, जैसे देखो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, या तो AC या BD, तो कोई भी एक विकर्ण बना दो। जैसे मान लीजिएगा आपने एक विकर्ण AC बना दिया, तो आपके पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज आपके पास त्रिभुज ACD दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, इन दोनों के क्षेत्रफल हम अलग अलग निकालेंगे, जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा था त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब वो कैसे आएगा? तो उसमें फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अभी आपके पास हो गया। अब हम क्या करते हैं यहां से कि बात आएगी कि x1 x2 y1 y2 y3 y1 y3 y1 y2 ये सब क्या होंगे। तो यहां पर देखो, किसी भी एक पॉइंट को x1 y मान लो, किसी को एक को x2 y2 मान लो, किसी को x3 y3 मान लो, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है।
जैसे मान लीजिएगा मैंने ऐसे x1 y1 मान लिया, इस पॉइंट को x2 y2 मान लिया, आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हैं, इसको मैंने x3, y3 मान लिया। अब त्रिभुज एबीसी के लिए देखो मैं यहां पर वैल्यू लगाता हूं इन सभी की। बस ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा आंसर यहां से गणना करने पर नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं क्षेत्रफल तो पॉजिटिव होता है, तो हम धनात्मक आंसर ही लिखेंगे। तो इसलिए मैंने देखो यहां पर मॉड का चिन्ह भी लगा दिया है। अब मान लगाते हैं, तो देखिए 1/2। अब बात आती है x1, तो x1 देखो हमारे पास -4 हो जाएगा। देखिए कंपेयर करने पर -4 हो गया ये, तो ये मॉड का चिन्ह हो गया। ये -4, y2 y3, तो देखो y2 है -5 और y3 है 7, -5 -7 -12 हो गया, प्लस x2 5 हो गया, y3 y1 करेंगे तो 7 -5 ये 2 आ जाएगा आपके पास, प्लस x3 आपके पास हो गया 0, और y1 y2 आप सॉल्व करना चाहो तो करो, नहीं तो 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। वैसे y1 y2 आपके पास 10 आ रहा है, और ये मॉड का चिन्ह हो गया। तो यहां से अब आप ये देखो 1/2 मॉड का चिन्ह। अब यहां पर देखो ये 48 हो गया प्लस का, और ये प्लस का 10 हो गया, और ये तो 0 हो ही गया, तो ये आ गया 1/2 गुणा 58। अब 58/2 बेसिकली लिखा हुआ है, तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 29 के बराबर आ जाएगा। तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास आया 29 के बराबर। लेकिन अब आपको तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब आप त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालोगे। तो देखिए अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला आप अपनाएंगे, 1/2 मॉड का चिन्ह, x1 y2 y3 प्लस ये वाला इस तरीके का फॉर्मूला। फिर बात आएगी कि यहां पर हम किसको माने x1 y1, तो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जैसे मैंने x1 x2 यहां पर मान लिया था, तो इसको x3 y3 मान लीजिएगा। तो अब देखो x1 आपके पास हो गया -4, तो -4 कर दिया, y2 y3, तो -5 में से -2 घटाएंगे तो ये -3 बचेगा, तो -3 हो गया, प्लस x2, तो देखो x2 अपने पास कितना है, यहां से x2 है 5, तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया। फिर आएगा y3 y1, तो देखो y3 मतलब -2 में से y1 अर्थात 5 घटाना है, तो ये -7 आ जाएगा, तो इस तरीके से -7 कर दिया, प्लस x3 -4 हो गया। और अब आपको y1 y2 करना है, तो देखिए y1 है आपके पास यहां पर 5, और y2 मतलब -5 घटाना है, तो उसमें से प्लस का 10 बन जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां से इसको हल करेंगे तो 1/2, ये मॉड का चिन्ह बन ही रहा है। यहां पर देखिए प्लस का 12, माइनस का 35, और ये आपके पास माइनस का 40 हो जाएगा यहां से। अब आप ये देखो यहां से कि ये 1/2 मॉड का चिन्ह यहां पर है, ये आ गया माइनस का 75 और प्लस का 12, मतलब माइनस का 63 आ गया। लेकिन हमने आपको बताया ध्यान रखें कभी भी क्षेत्रफल हमेशा ऋणात्मक नहीं लिखा जाएगा, हमेशा धनात्मक ही रखेंगे आप। तो यहां से अगर आप धनात्मक रखोगे तो इसका मतलब 63/2 करोगे, और 63/2 आपके पास 31.5 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपके पास त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ये आपके पास आ जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास 29 आया था, और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 31.5 आया है। तो जब आप इसको हल करोगे तो 60.5 वर्ग इकाई आपके पास आ जाएगा। वर्ग इकाई इसलिए बोला है क्योंकि हमें एक्चुअल में मात्रक नहीं पता कि मीटर है, सेंटीमीटर एंड भुजाओं का, तो वर्ग इकाई हमने यहां पर लिख दिया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो इस प्रश्न में बोला गया कि 2a भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है, जो कि इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो आपको त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं। यहां पर अब आप ये देखो कि सबसे पहले तो हम x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो ये हमारे पास देखो y अक्ष हमने बना लिया, और ये इस तरीके से x अक्ष आ गया। अब यहां पर आप देखो कि बोला गया 2a भुजा है
किसी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात सभी भुजाएं 2a 2a और 2a हो जाएंगी। अब जो इसका आधार दिया है वो वाई अक्ष के अनुदिश दिया है। वाई अक्ष के अनुदिश का मतलब है वाई अक्ष पर है और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो जैसे आप ये देखो कि अगर मैं मान लूं आधार आपके पास कुछ इस तरीके से है ए बी, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मूल बिंदु पर है यहां पर, तो जितना ओ ए होना चाहिए उतना ही आपके पास ओ बी होना चाहिए, क्योंकि जो ओ बिंदु है वो तो मध्य बिंदु है। अर्थात ओ ए कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, और ओ बी भी आपके पास दूरी में ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो ए भुजा है मतलब दूरी है एक तरीके से। तो अब देखो ओ जो होता है वो तो मूल बिंदु होता है 0,0। इसका मतलब जो ए बिंदु होगा इसका निर्देशांक आपके पास ए सॉरी 0,a हो जाएगा, क्योंकि आप वाई अक्ष पर लिख रहे हैं इसलिए एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 और वाई अक्ष का निर्देशांक ए हो गया। तभी तो आप देखिए ये वाली दूरी आपके पास ए बनेगी। इसी तरीके से दूरी तो ओ बी भी ए के बराबर थी, तो बी का निर्देशांक अब आपके पास हो जाएगा 0,-a। अब ये हमको समझ में आ गया कि ए और बी बिंदु के निर्देशांक आखिरकार क्या होंगे। अब लेकिन प्रश्न में तो बोला गया आपको शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अर्थात तीसरा शीर्ष और होना चाहिए। ए बी यदि आपने मान लिया तो तीसरा शीर्ष सी हो जाएगा। तो आपको सी के निर्देशांक ज्ञात करने कि सी के निर्देशांक क्या हो कि समबाहु त्रिभुज बन जाए 2a भुजा का। अब यहां पर एक बात को हम गौर करते हैं, तो मैं यहां पर आपको पहले समझा देता हूं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिएगा मैंने उस समबाहु त्रिभुज की भुजा x ले ली, तो ये x हो गई, ये भी x हो गई और ये भी x हो गई, और ये मान लीजिएगा हमने ABC करके एक त्रिभुज मान लिया समबाहु त्रिभुज। अब यदि हम A वाली भुजा से BC भुजा पर लंब डालेंगे, तो हमने सीखा था कि ये हमेशा BC के मध्य बिंदु पर आएगा, मान लीजिएगा ये M बिंदु हो गया। तो अगर हम AM की लंबाई निकालें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो BM तो BC का आधा हो जाएगा, मतलब ये x/2 हो जाएगा ये पूरी BM। तो अगर हमें AM निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखो ये तो 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये मतलब AB कर्ण हो जाएगी, ये कोण इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये वाली आधार हो जाएगी। तो देखो AB का होल स्क्वायर बराबर BM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो AM का होल स्क्वायर, देखो ये दाहिने पक्ष में है, इसको निकालना है मुझे, तो मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये आ गया AB का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस BM का होल स्क्वायर अर्थात x/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 आ गया, अर्थात 3x स्क्वायर बटे 4 आपके पास आ जाएगा AM का होल स्क्वायर। लेकिन आपको तो AM निकालना है अर्थात वर्गमूल लेना होगा, तो AM देखिए अब आपके पास आ जाएगा √3/2 गुणा x, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो M तो देखो मध्य बिंदु होता है, अगर आपको BC पता है तो अगर आपने AM से इतनी दूरी √3/2 परपेंडिकुलर ले ली मतलब लंबवत ले ली BC के, तो वो आपको शीर्ष दे देगी। अब √3/2 गुणा x है आपके पास AM, लेकिन अब आपके पास देखो दूरी कितनी है भुजा मतलब इस समबाहु त्रिभुज की, वो है 2a। तो यहां पर अगर आपको शीर्ष निकालना है C, तो OC कितना हो जाएगा, देखिए √3/2 गुणा भुजा लेकिन यहां पर 2a है, हमने x का एग्जांपल लेके बताया लेकिन यहां पर 2a हो गई भुजा, तो 2 से देखो 2 कट गया, तो OC आपके पास आ जाएगा √3a के बराबर। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अब O बिंदु से AB वाली भुजा के लंबवत, तो स्वाभाविक सी बात है AB वाली भुजा y अक्ष पर है तो इसके लंबवत x अक्ष पर एक बिंदु लेना होगा a√3 दूरी पर। अब वो बिंदु देखो इधर भी हो सकता है, देखिए क्योंकि अगर आप ABC त्रिभुज इधर बनाएंगे तब हो सकता है, अगर आप C बिंदु उधर लेंगे तो मान लीजिएगा मैं C' ले लेता हूं तो इधर भी एक बिंदु हो सकता है, -a√3, 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अब देखोगे तो ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी a√3, और यही आप चाहते थे ना, और ये दूरी आपके पास कितनी हो जाएगी, दूरी तो a√3 ही रहेगी, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब यदि आप त्रिभुज को एक बार बना के भी देखें तो देखो ये A C और ये B, ये देखो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज आ रहा है जिसकी हर भुजा 2a है, तो देखो AB तो हमें पता ही थी 2 है, ये भी आप निकालेंगे तो 2a ही आएगी और ये भी 2a ही आएगी। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, वैसे तो हमने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल किया तो बिल्कुल सही ही है। अब अगर आप देखते कि C' वाला बिंदु ले लेते तब भी तो देखिए हमारे पास जो
भुजा आएंगी वो ए सी डैश बी और ए बी आएगी। तो यहां पर भी आप देखो ये भुजा 2a और 2a ही होंगी। तो इस तरीके से आपके पास इस त्रिभुज के सभी निर्देशांक आ गए। देखो निर्देशांक ए आ गया, निर्देशांक बी ये तो फिक्स रहेंगे। अब सी निर्देशांक आपकी चॉइस थी कि आप ये वाला लें या ये वाला, तो उसके निर्देशांक भी आपने देखो यहां से आसानी से निकाल लिए हैं। देखो तीसरे प्रश्न में बोला गया कि P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x1, y1 है और Q एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 है, के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जबकि देखो बोला गया है पहले वाले भाग में PQ जो रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर है। दूसरे वाले भाग को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पहले वाले भाग को हल कर लेते हैं। तो देखो आपको बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1 और बिंदु Q के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। स्वाभाविक सी बात है कोई भी निर्देशांक है ये आपको तो नहीं पता कि कहां पर है, ये तो एक जनरल वैल्यू दे दी है x1, y1 और x2, y2। अगर आपने इन दोनों को बिंदुओं को मिला दोगे तो आपके पास PQ रेखा आ जाएगी। पहले वाले भाग में बोला कि PQ y अक्ष के समांतर है। अब समझ लेते हैं y अक्ष के समांतर का मतलब क्या है। देखिए आपके पास ये हमने y अक्ष बना दिया और ये हमने एक x अक्ष बना दिया। अब आप ये बात गौर करो कि अगर कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर है तो देखो ऐसे तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक रेखा ये हो गई, ये भी y अक्ष के समांतर है। कोई रेखा ये हो गई, देखो y अक्ष के समांतर है। ये भी रेखा देखो y अक्ष के समांतर ही है। देखो ये रेखा भी y अक्ष के समांतर है। अगर मैं इसी पर ले लूं एक रेखा तब भी तो ये y अक्ष के समांतर ही आ रही है, क्योंकि देखो ये तो हमने y अक्ष बनाई है, ये x अक्ष बनाई है। तो y अक्ष के समांतर मतलब y अक्ष तो ये वाली है, तो ये मूल बिंदु होगा कहीं भी। तो इसके समांतर रेखा देखो ऐसे अनंत आ सकती हैं। तो ये सब मैंने एक एग्जाम्पल के तुम 4-5 रेखाएं आपको बना दी, ऐसे तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अब यहां पर गौर करने वाली क्या बात है उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका x निर्देशांक हमेशा बराबर रहेगा। अब कैसे, तो समझ लेते हैं कैसे। देखो हर किसी में P और Q करके ही रेखा लेनी है। मैंने मान लो P और Q ऐसे मान लिया। कभी अगर मैंने P और Q इस वाली रेखा पर माने तो कुछ ऐसे आएंगे, इस पर मानेंगे तो इस तरीके से आएंगे, कुछ इस तरीके से ही आएंगे। तो अब एक बात ये गौर करो कि चाहे मैं Q का x निर्देशांक लूं या P का x निर्देशांक लूं, हमेशा वो तो बराबर ही आएगा। आप सोचिए जितना ये निर्देशांक होगा x का उतना ही Q का होगा, उतना ही P का x निर्देशांक होगा, तो ये तो बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएंगे। कब? जब PQ वाली रेखा y अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर अब हम दूरी निकालते हैं, मतलब PQ के बीच की डिस्टेंस मैंने ऐसे लगा दिया, इसका मतलब हो गया PQ के बीच की दूरी। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये आपके पास आ जाएगा। अब लेकिन हमने पहले वाले भाग में क्या सीखा कि y अक्ष के समांतर है तो x2 और x1 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं x1 बराबर x2 है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो देखिए ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप बाहर निकालेंगे तो y2 माइनस y1 कर देंगे। अब अगर आप इतना लिख देंगे तो ये आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता y2 बड़ा है या y1 बड़ा है। और दूरी आप निकाल लें तो स्वाभाविक सी बात है वो तो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए थी, इसलिए हम यहां पर इसका मापांक लेंगे अर्थात मॉड लेंगे। तो यही आपके पास पहले वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब ये तो पहला वाला भाग हो गया। दूसरे वाले भाग में बोला है दूरी बतानी है जबकि PQ जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर आ रही है। तो यहां पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन अब वो x अक्ष के समांतर आप लगाएंगे। तो देखो मैं दूसरा वाला भाग यहां पर करता हूं। अब यहां पर मैं एक बार x अक्ष और y अक्ष दोबारा बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये हमने y अक्ष बना दिया और ये हमने देखो x अक्ष बना दिया। अब देखो अगर x अक्ष के समांतर है मतलब कुछ ऐसी रेखा होनी चाहिए, या ऐसी होगी या ऐसी होगी, कुछ ऐसी ही रेखा होंगी। तो x अक्ष के समांतर का मतलब ये हुआ, आप देखो कोई भी बिंदु ले लो, P ले लो या Q ले लो, कहीं भी ले लो किसी भी रेखा पर, हमेशा जैसे मान लो आपने ये वाली रेखा ली तो इसमें देखो y जो निर्देशांक होगा P का और जो y निर्देशांक होगा Q का वो हमेशा समान ही रहेगा। इस वाली रेखा को अगर आप लेंगे तो y निर्देशांक देखो P का और y निर्देशांक Q का समान ही रहेगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि y1 और y2 बराबर हो जाएंगे। अब यदि हम दूरी निकालें PQ के बीच की दूरी, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, इसका मतलब ही होता है PQ के बीच की दूरी। देखिए फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो कि y1 और y2 तो बराबर हो गए, तो बेसिकली ये तो जीरो बन जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जीरो, तो उसको तो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि जीरो जोड़ने का कोई फायदा तो है नहीं। अब यहां पर यदि आप बाहर करेंगे तो देखो ये स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ है, तो x2 माइनस x1 का मापांक आप लिख देंगे। ध्यान रखें मापांक लगाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 आपके पास हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि x अक्ष पर आपको एक बिंदु ऐसा ज्ञात करना है जो कि 7,6 और 3,4 इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। चलिए अब देख लेते हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन अगर आप ना भी बनाएं तो देखिए हम क्या बोलेंगे, आपको एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। आपको पता है कि कोई भी बिंदु किस तरीके का होता है, एक्स वाई तरीके का होता है, अर्थात दो निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। लेकिन यहां पर आपके पास एक ही कंडीशन आएगी। तो अब सोचो कि एक्स अक्ष पर बोल दिया गया है, यहां पर इस बात को आप दोबारा गौर करो ढंग से। तो एक्स अक्ष पर बोलने का मतलब यह हुआ कि वाई निर्देशांक जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जो आपको निकालना है वो आपने मान लिया h, जीरो। यहां पर ध्यान रखें जीरो आपको सोचना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं सोच पाएंगे जीरो तो फिर आपका प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, आप अटक जाएंगे बीच में। h हमने कोई भी एक राशि मान ली जिसमें हमें h की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो हमारा बिंदु भी आ जाएगा। अब बोला गया ये जो बिंदु है उसकी 7,6 से दूरी निकालो और 3,4 से निकालो, आएगी हमेशा बराबर ही। चलिए अब निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा मैंने बिंदु P मान लिया h, जीरो, और ये बिंदु मान लीजिएगा हमारे पास a है और ये b है। तो अभी हम पी ए वाली दूरी बराबर पी बी वाली दूरी निकाल लेते हैं। अब देखो पी ए मतलब p और a बिंदु के बीच की दूरी क्या आएगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चाहे आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो तब भी ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर आप 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आएगा तो सेम ही, क्योंकि होल स्क्वायर है, चाहे नेगेटिव बन जाए अंदर चाहे पॉजिटिव बन जाए, होल स्क्वायर करने पर धनात्मक ही आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी आप 7 माइनस h का होल स्क्वायर भी कर सकते थे बराबर। अब देखो यहां पर हम लिखेंगे p और b बिंदु के बीच की दूरी, तो ये आ जाएगी h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपने देखो दूरियां बराबर कर दी जैसा कि आपसे प्रश्न में बोला गया। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको तो सॉल्व करना है बेसिकली h की वैल्यू, तो उसको निकालने के लिए आपको स्वाभाविक सी बात है कि इन अंडर रूट्स को हटाना पड़ेगा। तो देखिए अंडर रूट को हटाएंगे कैसे, दोनों तरफ वर्ग लेकर। तो ये आ जाएगा h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर अर्थात माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये 36 आ गया बराबर। ये आ जाएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर अर्थात माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 16 आ गया। तो देखिए इस तरीके से h माइनस 7 का होल स्क्वायर अब आप कर ही दें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो एच स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h प्लस 36 बराबर एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस 16। देखो ये आपके पास आ गया। अब बेसिकली आपको सॉल्व करना बाकी रह गया इसको। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 14h को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं और ये 9 और ये 16 को मैं बाईं तरफ पक्षांतर करता हूं। तो देखो 49 और 36 ये आपके पास 85 आ गया, माइनस 9 माइनस 16 बराबर 14h माइनस 6h आपके पास ये आ जाएगा। अब आप देखो 85 माइनस 9 आपके पास 76 आ जाएगा, 76 में 16 घटाएंगे तो 60 आ गया बराबर, ये आपके पास 8h के बराबर यहां से आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो h का मान अब आपके पास 60/8 आ जाएगा। चाहो तो आप दशमलव में निकाल सकते हो, नहीं तो आप इनको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 15/2 ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास देखो h का मान आ गया।
अब h का मान आ गया, तो आपने तो बिंदु माना था ये h, 0। तो इस तरीके से जो आपको इस प्रश्न में बिंदु पूछा गया था, अर्थात अभीष्ट बिंदु, वो आपके पास 15/2, 0 हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया कि आपको रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, जो मूल बिंदु और P 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं, सबसे पहले जो जो टर्म दिए गए हैं उनको पहले समझ लेते हैं। देखो ढाल दिया हुआ है, ढाल आपने थ्योरी में पढ़ा था, या तो उसे ढाल बोलते हैं, या अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं, या हिंदी में प्रवणता भी जिसको बोलते हैं। तो ढाल निकालने का मतलब है आपको बेसिकली प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के लिए आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास दो बिंदु हैं x1, y1 तथा x2, y2, अगर आपके पास ये दो बिंदु हैं, तो जो आप प्रवणता निकालते हो, तो प्रवणता देखिए आपके पास आ जाएगी यहां से y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कुछ छात्र क्या करते हैं कि y1 में से y2 घटाएंगे और फिर x1 में से x2 घटा देंगे। तो आप अगर y1 में से y2 घटाओगे और x1 में से x2 घटाओगे तब भी वो ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप y1 माइनस y2 अंश में बनाओगे, इसका मतलब माइनस कॉमन लोगे और माइनस को अंदर इधर भेज दो ओपन करके, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। बेसिकली इसका मतलब दोनों सेम ही है। तो ये आपने प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, यहां से आपको बोला गया है कि P तथा P तथा B ये दो बिंदु हैं आपके पास, और इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु आपको पहले निकालना होगा। तो अब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ग्राफ बनाने की जरूरत है। अगर आप ग्राफ पेपर पर मतलब या एक्स और वाई एक्स ना भी बनाए और आप केवल समझें क्वेश्चन को, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फिगर बना के तो आप बहुत आसानी से समझ ही जाएंगे, लेकिन यदि यहां पर मैं आपको ऐसे ही कोई भी जनरल बताऊं, तो देखो ये P बिंदु हो गया और ये एक B बिंदु आपके पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनको आपस में मिला देते हैं, P और B को। तो देखो P और B को हमने आपस में मिलाया, तो P बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 0,-4 और B बिंदु के निर्देशांक है 8,0। अब इनका मध्य बिंदु कोई भी होगा, मान लीजिएगा ये बिंदु M मान लिया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो निकालना बहुत आसान होता है। देखिए M के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, मतलब 0 प्लस 8/2, कॉमा y निर्देशांक कैसे आएगा, -4 प्लस 0/2, कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो यदि आप देखो इसको सरल करोगे तो 8/2 4 आ गया और -4/2 माइनस का 2 आ गया। तो इस तरीके से देखिए आपके पास m बिंदु का निर्देशांक आ गया जो कि 4, -2 है। अब आपको बोला गया कि जो रेखा की ढाल निकालनी है वो रेखा मूल बिंदु और मध्य बिंदु से होकर जा रही है। तो मूल बिंदु कहीं भी होगा, मान लीजिएगा, हमें ऐसा तो है नहीं जरूरी कि बिल्कुल 0,0 हमें ग्राफ पेपर पर लेकर ही बनाना है, हम तो एक समझ रहे हैं प्रश्न को। तो ये मूल बिंदु होगा आपके पास। तो अगर अब आप मूल बिंदु और इनके मध्य बिंदु अर्थात m को मिलाएंगे तो रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से जाएगी और ये पीछे की तरफ भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि o से m तक के बीच की रेखा ही रहेगी, रेखा तो आगे और पीछे दोनों तरफ चलती रहती है। तो ये रेखा आपके पास आ गई। अब यदि ये रेखा आपके पास आ गई तो आपको बस इसी रेखा की प्रवणता या ढाल पूछा गया है, तो आपको बस ये निकालना है कैसे भी। तो अब इसको निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है कि किसी भी रेखा पर कम से कम दो बिंदु आपको चाहिए। तो देखो दो बिंदु हमें मिल गए इस रेखा पर O और M। तो अब हम देखो प्रवणता आसानी से निकाल सकते हैं रेखा की, या हम बोल सकते हैं इसे अभीष्ट प्रवणता, क्योंकि प्रश्न में इसी रेखा की प्रवणता आपसे पूछी गई है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो। तो अब ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है आप x1 y1 और x2 y2 किस किस को मानने हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। हम दोबारा ये वाली बात बोल रहे हैं। तो आप चाहे y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1, जैसे आपने मान लीजिएगा y1 माइनस y2 किया, तो ध्यान रखें अगर आपने y1 में से y2 घटाया तो आप हर में भी x1 में से ही x2 घटाएंगे। तो देखो y1 माइनस y2 -2 में से y2 अर्थात 0 घटाओगे तो -2, x1 माइनस x2 अर्थात 4 में से 0 घटाओगे तो 4 आ गया। तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास ये आ जाएगा -1/2 और यही आपका
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अर्थात अभीष्ट रेखा की प्रवणता। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। आपको यहां पर बोला गया है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग किए बिना आपको दिखलाना है कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि हम किसको कैसे दर्शाएंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के बिना, मतलब पहले तो हम समझ लेते पाइथागोरस प्रमेय से अगर दर्शाते तो कैसे दर्शाते। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करते कि तीनों जो भुजाएं आएंगी उनमें देखेंगे कि किसी एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लग सकती थी और वो यहां लग रही थी इसलिए हम बोल सकते थे। लेकिन आपको बोला गया आपको उसका प्रयोग करना ही नहीं है, तो अब कैसे करना है उसको समझ लीजिएगा। तो ये देखो तीन बिंदु है, आप इन तीनों बिंदुओं के नाम रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा बिंदु ए हमने रख दिया 4,4। ऐसा नहीं है कि बिंदु ए इसको ही मानना, किसी और को भी मान सकते थे आप, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। बिंदु बी के निर्देशांक हमने 3,5 लिख दिए और बिंदु सी हमने देखिए यहां पर मान लिया -1, है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके पास ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसका मतलब ए बी वाली एक रेखा हो रही होगी, एक बीसी रेखा होगी और एक एसी रेखा होगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि तीनों रेखाओं की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो देखो प्रवणता अर्थात स्लोप अंग्रेजी में, या जिसको हम हिंदी में ढाल भी बोलते हैं और जिसको हम अंग्रेजी के छोटे m से प्रदर्शित करते थे। तो m मतलब प्रवणता निकालने हैं और वो हम निकालने ए बी वाली रेखा की। तो m ए बी करके मैंने इस तरीके से लिखा। फॉर्मूला आपके पास सेम है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 आप मानो। अब आप ये समझो कि अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें x1 y1 किसको मानना है, x2 y2 किसको मानना है। आप बस ये देखो a और b वाले बिंदु ये हैं, अगर आप 5 में से 4 घटा रहे हो तो फिर आपको 3 में से 4 घटाना पड़ेगा। अगर आप 4 में से 5 घटा रहे हो तो 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 बटे 3 माइनस 4, तो ये आ गया 1 बटे -1, अर्थात माइनस का 1 आ गया। मतलब ए बी वाली रेखा की प्रवणता -1 आ गई। अब इसी तरीके से हम बीसी वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें। तो बीसी वाली रेखा की प्रवणता अर्थात बी बिंदु और सी बिंदु देखो हमें मिल ही गए हैं। तो देखो प्रवणता क्या आएगी, -1 में से 5 घटा रहे हैं तो -1 -5 बटे -1 में से 3 घटा रहे हैं तो -1 -3, तो ये आ जाएगा -6 बटे -4। हल करने पर 3 बटे 2 आ जाएगा। तो आपने एम बी सी भी निकाल दी, अर्थात बीसी वाली रेखा की प्रवणता। अब इसी तरीके से हम एसी वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। ध्यान रखें एसी लिखो या सी ए, रेखा तो समान ही है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं लिखने को। तो अब आप ये देखो ए सी मतलब ए बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, प्रवणता निकालिए। अगर आप 4 में से -1 घटा रहे हो तो ऐसा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बटे में अब आपको 4 में से ही -1 घटाना पड़ेगा इस वाले में से, तो 4 माइनस -1 आ गया। तो ये देखो 5 बटे 5 आ गया, अर्थात 1 आ गया। अब तीनों रेखाओं की प्रवणता हमने निकाल ली। अब समझते हैं कि हमें आगे क्या करना है। देखिए आपने थ्योरी में पढ़ा है कि अगर कोई भी दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल मतलब m1 इंटू m2 -1 आ जाए कभी भी, तो आप बोलते हैं कि रेखा L1 तथा L2 परस्पर लंबवत होंगी। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा है। यहां पर L1 और L2 क्या है, मतलब L1 एक रेखा है और L2 एक रेखा है। मतलब जरूरी नहीं है, यहां पर मैं आपको केवल ऐसे ही बता रहा हूं, L1 एक रेखा है L2 एक रेखा है। L1 रेखा की प्रवणता m1 है और L2 रेखा की प्रवणता m2 है। तो आपको ये देखना है कि अगर दो रेखाओं की प्रवणता कभी भी गुणनफल करके -1 आ जाएगी तो हम रेखाओं को परस्पर लंबवत बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है। अब यहां पर आप ये देखो कि एम ए बी गुणा एम ए सी, आप देखो किन्हीं भी दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 यदि आ रहा है तो हाँ देखिए बिल्कुल -1 गुणा 1 -1 होता है, और जो कि इस तरीके से आपके पास आ रहा है। आपने देखा बिल्कुल कॉन्सेप्ट कि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। कौन सी दोनों रेखाएं लंबवत होंगी, ए बी तथा ए सी परस्पर लंबवत हो जाएंगी। और यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत मिल गई किसी त्रिभुज में तो फिर तो वो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको केवल यही सिद्ध करना था कि वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है।
अब यहां पर वैसे तो आपका प्रश्न हल हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा और समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिएगा हमसे कोई बोले कि कौन सा कोण 90 अंश वाला होगा, समकोण त्रिभुज तो आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन अब ये बताइए कि कौन सा कोण 90 अंश वाला होगा, तो उसको देखिए कैसे समझते हैं। आपको बोला गया ए बी और ए सी लंबवत है। ए बी और ए सी में सोचिए कौन सा बिंदु कॉमन आ रहा है। देखो ए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि कोण ए आपके पास 90 अंश यहां से हो जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर समझना चाहते हैं तो देखिए कैसे होता। देखिए ए बी रेखा ये हो गई, ए सी रेखा ये हो गई, लंबवत है तो इसका मतलब यही हुआ होगा। और स्वाभाविक सी बात है ए दोनों रेखाओं पर आ रहा है तो ए यहां पर होगा, बी और ये सी हो गया, तो यही आपके पास 90 अंश बनाएंगे। और अगर आपको फिर बीसी वाली रेखा बनानी होगी, अगर त्रिभुज बनता ही, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आपने यहां से देखो ये भी सीख लिया कि कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा कोण 90 अंश के बराबर है, अर्थात समकोण है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। इस प्रश्न में बोला गया है कि उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त में मापा गया 30 अंश का कोण बनाती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रवणता क्या होती है। प्रवणता को समझते हैं। तो प्रवणता अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने आपको बताया था, आपने थ्योरी में भी पढ़ा था कि कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, मान लीजिएगा ये एक्स अक्ष है तो ये रेखा है मान लीजिएगा, तो ये रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाएगी, अर्थात ये वाला कोण, देखो यही कोण है थीटा, तो इसका अगर हम टेन ले लें अर्थात टेंजेंट ले लें तो वही आपके पास प्रवणता होती है, तो टेन थीटा हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है प्रवणता निकालने के लिए हमेशा जो कोण होता है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से होता है, वो भी वामावर्त दिशा में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्रवणता आपके पास तुरंत आ जाएगी। अब यहां पर आपको उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, यहां पर समीकरण नहीं है, प्रवणता है, ध्यान रखें। तो अब प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे यहां पर उसको समझ लेते हैं। यहां पर एक बात गौर करने की, जल्दबाजी में हमें सीधे 10-30 नहीं करना है क्योंकि यहां y अक्ष की धनात्मक दिशा से लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आखिर x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनेगा। तो उसके लिए कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमेशा कोशिश करें कि एक फिगर बनाने का जिसमें आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कोई रेखा आपको दी हुई है और बोला गया रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बना रही है। अब देखो आपके पास जो y अक्ष होगा वो ये होगा, ये x अक्ष होगा। जिस तरीके से देखिए ये x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है इधर वाली, तो y अक्ष की धनात्मक दिशा देखो ये वाली होगी, तो इसका मतलब y अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण है, मतलब ये कोण आपके पास 30 अंश दिया हुआ है। अब आपको ये तो समझ में आ गया 30 अंश ये है, लेकिन प्रवणता निकालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक्स अक्ष की दिशा से बनाया हुआ कोण देखना होता है, मतलब ये वाला कोण देखना है कि कैसे भी ये कोण पता लग जाए थीटा, तो आप तुरंत बता देंगे प्रवणता टेन थीटा हो गई और मान निकाल देंगे। अब कैसे थीटा को निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए आप जानते हैं ये हमेशा कोण 90 अंश का होगा क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा परस्पर लंबवत होती हैं, तो ये 90 अंश हो गया। अब ये कोण यदि 30 है तो ये कोण भी 30 अंश होगा क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि अगर मैं इनको ओ ए बी कुछ इस तरीके से बोलूं, तथा अगर अब मैं बोलूं कि कोण ओ ए बी कितना है, तो आप खुद सोचिए कि आपको ये वाला कोण निकालना है बेसिकली ओ ए बी कोण। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 90 और 30 का योगफल घटा देंगे, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 60 अंश। इसका मतलब कोण ए ओ बी, सॉरी ओ ए बी, मतलब ये वाला कोण आपके पास 60 अंश आ गया। लेकिन आपको थीटा चाहिए होता है, थीटा मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो मैंने यहां पर बनाया है, तो वो देखिए थीटा आपके पास क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण ओ ए बी, तो देखिए थीटा कितना आ गया 180 माइनस 60, 120 अंश। देखो ये थीटा आपके पास आ गया। अब थीटा आपके पास आ गया तो अब आप देखो प्रवणता आसानी से निकाल सकते हैं। प्रवणता होती है टेन थीटा के बराबर। प्रवणता दो तरीके से निकाली जाती है, या तो आपको कोण पता हो या दो बिंदु पता हो उस रेखा के। रेखा की इक्वेशन हमें पता नहीं है, ना ही हमें कोई दो बिंदु पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कोण से ही निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा मतलब टेन 120 अंश आपके पास यहां से हो जाएगा। टेन 120 अंश अर्थात देखिए 90 प्लस 30 हो गया, टेन 90 प्लस 30 अर्थात माइनस का कॉट 30, तो ये माइनस का √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर भी
आ गया है। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में बोला गया x का आपको वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 सररेख हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है 3 बिंदु अगर सररेख हैं इसका मतलब एक ही लाइन में स्थित है। मान लीजिएगा ये एक लाइन मैंने बना दी, इसी पर A होगा, इसी पर कहीं B होगा और इसी पर कहीं C होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि A, B तथा C तीनों बिंदु सररेख हैं, मतलब एक ही रेखा में स्थित है। अब ये देखो, यदि रेखा एक ही है तो रेखा को चाहे आप आगे बढ़ाओ चाहे पीछे की तरफ बढ़ाओ, स्वाभाविक सी बात है उस रेखा की प्रवणता तो एक ही रहेगी, मतलब जो भी होगी वो हर जगह सेम ही होगी, ढलान कभी भी चेंज नहीं होता किसी रेखा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एम ए बी निकालूं या एम बी सी निकालूं या एम ए सी निकालूं, एम मतलब होता है प्रवणता, चाहे हम ए बी वाली रेखा को बनाएं तब उसकी प्रवणता देखें, चाहे ए और सी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता देखें, चाहे बी और सी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता देखें, आएंगी तो सब बराबर ही। ये देखो आपको समझ में आ गया। ये तब हुआ है जब ए कॉमा बी तथा सी ये तीनों बिंदु आपने सररेख लिए हैं। अब यहां से आप ये देखो कि हम इनका नामकरण कर देते हैं। मान लीजिएगा जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, बस वो तो मैंने कुछ भी रख दिया है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो एम ए बी निकालते हैं, मतलब इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। तो देखिए कितनी आएगी, एम ए बी यह आ जाएगी 1 माइनस माइनस 1 बटे 2 माइनस एक्स, अर्थात 2 बटे 2 माइनस एक्स आ गई। इसी तरीके से अब आप एम बी सी निकाल लो, तो देखो एम बी सी कितना आएगा, 5 माइनस 1 बटे 4 माइनस 2 अर्थात 4 बटे 2 अर्थात 2 के बराबर आ गया। इसी तरीके से एम ए सी या सी ए जो आप बोलना चाहें वो बोलें, निकालेंगे कैसे, 5 में से माइनस 1 घटाएंगे बटे 4 माइनस एक्स आप कर देंगे, तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा 6 बटे 4 माइनस एक्स। अब देखो ये हैं तो आपस में तीनों बराबर, तो समीकरण संख्या 1 मैंने इसको बोल दिया, इसको समीकरण संख्या 2 बोल दिया और इसको हमने समीकरण संख्या 3 बोल दिया। चूंकि ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब आप कोई से भी दो समीकरणों को ले लीजिएगा और उनको बराबर करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो स्वाभाविक सी बात है 1 और 2 को सरल करने पर काफी आसानी से हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि आप देखो तो ये आ जाएगा 2 बटे 2 माइनस एक्स बराबर 2, फिर ये आ जाएगा 2 बराबर 4 माइनस 2x। तो यहां से अगर आप इसको हल करोगे तो देखिए ये आ जाएगा 2x बराबर 4 माइनस 2, 2x बराबर 2 अर्थात x का मान 1। ये आपके पास x का मान देखो 1 आ गया, तो इसका मतलब x बराबर 1 आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको x का मान ही पूछा गया था। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब यहां पर यदि मैं आपको और समझाने के लिए अगर बताऊं, तो हो सकता है कुछ छात्र ये बोलें कि क्या हम 1 और 3 को आपस में लेके भी सॉल्व कर सकते थे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से यदि हल करेंगे तो देखो 2 बटे 2 माइनस एक्स बराबर 6 बटे 4 माइनस एक्स आ गया। तिरछा गुणा करते हैं तो ये आ गया 8 माइनस 2x बराबर 12 माइनस 6x। तो यहां से अगर आप देखो तो ये 6x को इधर पक्षांतर करूंगा तो 4x बराबर 4 आ जाएगा, तो x बराबर आपके पास यहां से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान भी आपके पास 1 आ गया। अब कुछ छात्र सोचेंगे कि क्या हम समीकरण 2 और 3 से भी हल कर सकते थे, तो हाँ समीकरण 2 और 3 से भी आपस में बराबर करके हल कर सकते हैं, क्योंकि हैं तो ये तीनों आपस में बराबर ही। तो अब ऐसा ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं कि बार बार चेक करके दिखाना है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है। आप कोई से भी दो समीकरणों को ले लीजिएगा और उनको हल करें। बस ये ध्यान रखें कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू आनी ही चाहिए। अगर कहीं हो सकता है आपने पहले और दो को लिया, नहीं आ रही एक्स की वैल्यू, तो फिर कोई दूसरे और दो समीकरणों को ले लीजिएगा, आपके पास हमेशा आंसर आएगा। तो इस तरीके से एक्स का मान आपको इस प्रश्न में पूछा गया था, तो कैसे भी निकालो एक्स का मान आपके पास एक ही आएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना आपको दर्शाना है कि बिंदु -2, -1
4,0, 3,3 तथा -3,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये देखो आपको दर्शाना है। अब यहां पर आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, उसको समझ लेते हैं। देखो दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, अर्थात दूरियां बराबर करके तो नहीं आपको दर्शाना है, क्योंकि दूरियां बराबर करने का एक तरीका होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से आप दर्शा सकते थे, लेकिन अब आपको वो नहीं करना है। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि ये चारों जो बिंदु हैं वो क्रमागत बिंदु हैं या नहीं है, मतलब क्रम से लिखे हुए हैं या नहीं है। तो आप उनके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को एक एक्स अक्ष वाई अक्ष ग्राफ पेपर बना लो और थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि आखिर किस तरीके से ये बिंदु होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओ हूबहू, लेकिन बस आप एक आइडिया ले लो कि किसके बाद कौन सा बिंदु आप लेंगे। तो जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, -2, -1 यहां पर कहीं आएगा, फिर 4,0 है तो देखिए यहां पर कहीं आएगा, फिर 3,3 है तो यहां पर कहीं आ गया, और -3,2 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। तो अब आप देखो कि आपके पास अगर आप इन सबको आपस में मिला दोगे तो कुछ इस तरीके से ये एक चतुर्भुज आ गया, लेकिन आपको सिद्ध करना है ये समांतर चतुर्भुज है। अब ऐसा ना सोचें कि देखने में नहीं लग रहा है तो ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो हमने एक रफ फिगर बनाया है। अब अगर मान लें हम इनको ए बी सी डी इस तरीके से नाम दे दें, तो समांतर चतुर्भुज के लिए देखो हम जानते हैं कि जो ए बी और डी सी वाली रेखा होती है वो समांतर होंगी, और बीसी और एडी वाली रेखाएं समांतर होंगी। और ध्यान रखें अगर दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो देखो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं कि L1 तथा L2 दो रेखाएं समांतर हैं यदि M1 बराबर M2 हो जाए। तो ये आपके पास इस तरीके से आप लिख दोगे, मतलब L1 L2 यदि समांतर है तो M1 बराबर M2 होगा, और यदि M1 बराबर M2 है तो L1 तथा L2 समांतर होंगी। तो ये हमने आपने पढ़ा है आसानी से। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ए बी वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं, मतलब ढाल। तो ए बी वाली रेखा की ढाल निकालोगे तो 0 -1 बटे 4 -2, तो देखिए ये 1/6 आपके पास आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं सी डी वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं, अर्थात प्रवणता। तो ये आ जाएगा 3 -2 बटे 3 -3, तो ये 1/6 आ गया। तो आपने देखा कि एम ए बी बराबर एम सी डी आ गया। यहां से आप देख रहे हो 1/6 1/6 दोनों बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी वाली रेखा और सी डी वाली रेखा आपस में समांतर हो गई। ये आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था यहां से, तो उसने आपने लिख दिया। अब आपको ये वाला पेयर तो समांतर मिल गया। अब क्या करते हैं कि बीसी वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं, अर्थात ढाल। तो देखो ये आ जाएगी 3 -0 बटे 3 -4, अर्थात -3। अब हम एडी वाली रेखा की प्रवणता निकालते हैं। देखिए एडी लिखें या डी है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 2 -1 बटे -3 -2, तो ये -3 आपके पास आ गया। तो आपने यहां से देखो देख लिया कि जो बीसी है और एडी है ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की प्रवणता बराबर है। इसलिए आपने बोल दिया कि बीसी तथा एडी भी आपस में समांतर हो जाएंगी। तो अभी हमने देखो क्या देखा कि एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हैं। देखो ए बी सी डी के समांतर हो गई और बी सी ए डी के समांतर हो गई। तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि हमारे पास ये जो ए बी सी डी होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखिए बोला गया कि एक्स अक्ष और 3, -1 तथा 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये देखो 3, -1 एक बिंदु है और एक 4, -2 एक बिंदु है। आप ग्राफ पेपर पर बनाना चाहो तो वो बनाओ, नहीं तो आप एक जनरल बिंदु आपने ऐसा मान लिया। स्वाभाविक सी बात है इन दोनों पॉइंट से यदि एक रेखा पास होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, और ध्यान रखें रेखा का मतलब होता है कि आगे पीछे भी बढ़ रही होगी।
तो अब हम किसी हद तक ही बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं हम आगे तक और पीछे तक बनाते ही चले जाएं। तो बस हमने एक लाइन बना दी, तो ये रेखा इस तरीके से पास हो रही है। अब आपको बोला गया है कि ये जो रेखा है वो एक्स अक्ष से क्या कोण बना रही है, या बोला गया था एक्स अक्ष और इस रेखा के मध्य कोण, बात तो सेम ही है। स्वाभाविक सी बात है, एक्स अक्ष जो होता है वो आपको पता ही है, कुछ इस तरीके से क्षैतिज रेखा होती है, ये हो गई एक्स अक्ष आपके पास। अब आपसे बोला गया है कि ये कोण आखिरकार क्या है। मान लीजिए हमने कोण थीटा मान लिया, तो मैं लिख देता हूं, माना जो अभीष्ट कोण है वो थीटा है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। अब आप एक बात पर यह गौर करो कि आपने सीखा था कि जो इस रेखा की प्रवणता होती है वो होता है जो इस कोण का टेन थीटा, क्योंकि ये कोण देखो, ये रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो रेखा क्या हो जाएगी, ये वाली रेखा, और प्रवणता हो गई टेन थीटा। तो अभी हम क्या करते हैं, रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा मतलब आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, तो प्रवणता आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रवणता देखिए कैसे निकालेंगे, -2 माइनस माइनस 1 बटे 4 माइनस 3, तो देखो ये आ गया माइनस का 2 प्लस 1 बटे 1 अर्थात माइनस का 1, ये देखो आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ प्रवणता -1 आई है, अर्थात टेन थीटा -1 आया है। लेकिन आपको तो ध्यान रखें कि थीटा चाहिए था कोण, तो टेन थीटा देखो -1 आप टेन 135 डिग्री को लिख सकते हो, तो आपने इस तरीके से इसको लिखा, तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा 135 डिग्री, या अगर हम रेडियन में बोलें तो 3 पाई बटे 4 रेडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। एक बात यहां पर आप ये गौर करो कि कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि यहां पर देखो देखने में कोण उन्हें लगेगा कि कोण तो यहां पर जो देखने में लग रहा है वो तो न्यून कोण लग रहा है, लेकिन ध्यान रखें ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, ये ऐसा जरूरी थोड़ी था 3,-1 और 4,-2 से रेखा कुछ इस तरीके से बने, हो सकता है कुछ इस तरीके से भी बन सकती थी, वो तो हमने केवल एक प्रतीकात्मक रूप में एक रेखा बना दी है। एक तो ये आपके पास बिंदु हो गया जो हमने आपको बताया। दूसरा एक ये बिंदु आप ध्यान रखो, कुछ छात्र सोचेंगे कि टेन थीटा बराबर -1 है, तो टेन थीटा बराबर टेन 315 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 315 डिग्री भी -1 के बराबर होता है, तो बोल देंगे थीटा का मान 315 डिग्री हो गया। तो ध्यान रखो थीटा का मान कभी भी 315 डिग्री नहीं हो सकता है। अब कैसे नहीं हो सकता है उसको समझते हैं। कभी भी कोई रेखा कोई कोण बनाती है तो वो हमेशा 0 से 180 के बीच में ही बनाती है, तो जो आप ये थीटा लिखते हैं तो ध्यान रखें थीटा हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना ही चाहिए। तो इसका मतलब 315 आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखें 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए, इसलिए 135 डिग्री ही आपका सही उत्तर यहां से हो जाएगा। अब चलिए 11वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है। आपको आगे बोला गया कि यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं की ढाल आपको ज्ञात करनी है। चलिए अब यहां पर आप ये देखो कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो मान लीजिएगा दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी बोली गई है पहली रेखा की ढाल, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं दूसरी रेखा की ढाल है आपके पास m। स्वाभाविक सी बात है, अगर दूसरी रेखा की ढाल आपने m मान ली, इसलिए जो पहली रेखा होगी उसकी ढाल आपके पास इसका दोगुना अर्थात 2m आ जाएगी। अब एक बात पर यह गौर करो कि जैसे मैंने यहां दूसरी रेखा की ढाल लिखा है फिर पहली रेखा की लिखा है, आप अगर ऐसे ना भी लिखते तो आप क्या लिख देते, सीधे एक रेखा की ढाल m और एक की 2m, किसी की एक होगी m होगी, किसी की 2m होगी, क्योंकि दो गुनी है। तो आप इस तरीके से भी ऐसे जल्दबाजी में लिख सकते थे। अब मान लीजिएगा मैं इसको बोल देता हूं m1 और इसको बोल देता हूं m2। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको m1 बोले m2 किसको बोल रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको m2 भी लिख सकते हैं और इसको m1 भी लिख सकते हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें आपको संदेह ना हो। फिर बोला गया कि दोनों के बीच की कोण की जो स्पर्शज्या होगी वो 1/3 होगी। इसका मतलब क्या है, तो देखिए अगर आपके पास एक रेखा कुछ इस तरीके से दी हुई है, मान लीजिएगा ये L1 रेखा है और दूसरी रेखा आपके पास कुछ इस तरीके से दी हुई है, ये मान लीजिएगा L2 रेखा है, तो ध्यान रखें इसमें कोई भी एक्स अक्ष नहीं है, बस ये रेखाएं दी हुई हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है थीटा होगा।
तो ये टेन थीटा स्पर्शज्या मतलब होता है टेंजेंट, मतलब टेन लेना। तो कोण की स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा 1/3 दी हुई है, अर्थात आपको टेन थीटा यहां पर 1/3 दी हुई है। तो आप इसमें निश्चिंत रहें कि ये थीटा वो वाला नहीं है जो एक्स अक्ष से बना कोण है, ये क्या है L1 तथा L2 जो दोनों रेखाएं उनके बीच का कोण है। तो अब यहां पर आपको टेन थीटा दिया हुआ है 1/3 के बराबर, ये हमने यहां से लिख दिया। आपसे रेखाओं की ढाल पूछी गई है, मतलब m और 2m की वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिकली अगर m आ जाएगा आपके पास तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला था टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 इसका मापांक अर्थात मॉड। ये फॉर्मूला था। कुछ छात्र बोलेंगे कि m2 माइनस m1 भी लिख सकते थे। हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब मॉड मैंने लगाया तो यहां पर मेरे को दोनों बातें करनी होंगी, प्लस माइनस दोनों लगाना होगा। तो एक बार m1 माइनस m2 लेंगे, एक बार m2 माइनस m1 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहां से आप देखो, एक बार आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टेन थीटा बराबर, देखो मॉड है मतलब प्लस माइनस में खुलेगा, तो प्लस का मतलब m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। एक तो ये फॉर्मूला आपके पास ओपन होगा, और एक बार आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे टेन थीटा बराबर माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। आप एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब देखिए टेन थीटा आपको पता है 1/3 है। m1 देखो आपने किसको माना है, m1 2m को, m को माना है, और m2 2m को माना है। तो ये m माइनस 2m आ जाएगा बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर आपके पास यहां से आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको हल करोगे तो देखो 1/3 बराबर ये आ जाएगा माइनस का m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर, अर्थात तिरछा गुणा करोगे तो 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर माइनस का 3m आपके पास देखो यहां से आ गया। तो इस तरीके से अगर आप गौर करोगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अगर आप यहां पर अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, द्विघात समीकरण मिल गया आपको एक, तो इसके आपको गुणनखंड निकालने होंगे, फिर उनके रूट्स निकालने होंगे अर्थात मूल। तो अगर आप देखोगे तो ये 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 कुछ इस तरीके से आएगा। तो इनमें से देखो 2m कॉमन ले लो तो m प्लस 1 बचा, इनमें से 1 कॉमन लोगे तो m प्लस 1 बचा, बराबर 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां से आपके पास m प्लस 1 गुणा 2m प्लस 1 ये आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब m बराबर -1 आ रहा है और m बराबर माइनस का 1/2 आ रहा है। इतना हमें समझ में आ गया। अब यहां पर हम ले लेते हैं, तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो टेन थीटा तो 1/3 है, लेकिन यहां माइनस का m1 माइनस m2 है, तो m माइनस 2m हो जाएगा, क्योंकि m2 2m माना था, बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ये माइनस m जो बनेगा, लेकिन माइनस बाहर भी है तो प्लस का m रह जाएगा ये केवल आपके पास। तो ये आ गया 1/3 बराबर m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर, तिरछा गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3m आ गया। 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0, ये देखिए आपके पास आ गया। तो यहां से अगर आप देखो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो देखो एक आ गया 2m माइनस 1 कोष्टक में, और एक आ गया m माइनस 1 कोष्टक में आ गया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो m का मान आपके पास एक बार 1/2 आ जाएगा, और m का मान यहां से आपके पास 1 भी आ जाएगा। तो यहां से अगर अब आप देखो तो 4m की वैल्यू आई है, तो ये चारों सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब हम केस बना लेते हैं। जब केस 1 मतलब m का मान आपने -1 ले लिया है, तो प्रवणताएं क्या हो जाएंगी, m1 तो आपने देखो m माना था तो -1 हो गई, और जो m2 थी वो आपने 2m मानी थी, अर्थात माइनस का 2 हो जाएगी। तो ये पहला केस हो गया, मतलब ये भी उत्तर सही है। दूसरा केस आप मानेंगे जब आपने m का मान माइनस का 1/2 ले लिया, ये वाला। तो देखिए जो पहली प्रवणता थी मतलब m1, मतलब दूसरी रेखा की प्रवणता जो हमने m1 मानी थी, आप तो बस m1 m2 करके लिखिए। m1 m के बराबर ही हो जाएगी -1/2, और m2 हो जाएगी 2m, मतलब 2 गुणा -1/2, तो ये -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके पास दूसरे वाले केस का उत्तर हो गया, ये भी बिल्कुल सही उत्तर ही है। तीसरे वाले केस पर आ जाते हैं, मतलब m का मान जब 1/2 हम लेंगे। तो देखिए केस 3, जब आपने m का मान 1/2 लिया है, आपने m का मान यदि 1/2 लिया तो देखो m1 तो m के बराबर अर्थात 1/2 ही हो जाएगा, और m2 2 गुणा m मतलब 1 के बराबर आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये आपके पास तीसरा वाला केस हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे वाले केस पर। चौथे वाले केस मतलब m का मान अब हम 1 ले लेते हैं। तो देखिए केस 4, m का मान आपने 1 ले लिया, तो m का मान 1 लेने पर आप देखो m1 तो m के बराबर ही था, मतलब -1 हो, सॉरी प्लस का 1 हो गया ये तो, क्योंकि m का मान 1 है। तो m1 1 हो गया और m2 आपके पास 2 गुणा m हो जाएगा, अर्थात 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये 4 केस बनेंगे और ये चारों केस आपस में सही हैं, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई केस गलत बना है। अगर आप प्रवृत्ताएं -1 -2 लेंगे तब भी वो प्रश्न को हल करेंगी, प्रवृत्ताएं -1/2 -1 लोगे तब भी वो प्रश्न को सेटिस्फाई करेंगी, प्रवृत्ताएं 1/2 तथा 1 लोगे तब भी tan जो बनेगा उनके बीच के कोण का वो 1/3 बनेगा, और चौथे वाले केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए बोला गया कि एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। फिर आगे बोला गया है कि यदि रेखा की ढाल m है तो आपको दर्शाना है कि k माइनस y1 बराबर m गुणा h माइनस x1 होगा। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु दिया हुआ है x1, y1 और एक बिंदु दिया हुआ है h, k, और बोला गया है कि एक रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो मैंने देखो एक रेखा बना दी इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती हुई। ये देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो कोई भी एक फिगर बना रहे हैं, रफ फिगर ही क्यों ना हो वो, तो हमें काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं वहां पर। अब बोला गया कि इस रेखा की ढाल m है। अब रेखा की ढाल या प्रवणता ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये आपके पास होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब किसी को भी आप y2 माइनस y2 x2 करके मानो, किसी को भी x1 y1 करके मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिएगा आपने y1 माइनस k कर दिया और इधर आपको फिर x1 माइनस h करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ छात्र k माइनस y1 बटे h माइनस x1 बोलेंगे, तो बात सेम ही है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब यहां से आप देखो अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा k माइनस y1 बटे माइनस हर में भी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा h माइनस x1। तो अगर आप यहां से देखो तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया m बराबर k माइनस y1 बटे h माइनस x1। और देखिए अब हम तिरछा गुणा कर देते हैं, अर्थात m का गुणा h माइनस x1 में कर देंगे, तो ये आ जाएगा m गुणा h माइनस x1 बराबर k माइनस y1। तो आप देखो यही आपको बेसिकली सिद्ध भी करना है, आप देख सकते हैं k माइनस y1 बराबर m गुणा h माइनस x1, यही आपको लाना था और आपने आसानी से इसको प्राप्त भी कर लिया है। चलिए अब हम 13वें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि यदि तीन बिंदु हैं आपके पास h, 0, a, b और 0, k, और ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, यदि तीन बिंदु एक रेखा पर हैं तो सररेख होते हैं, ये हमको पता है। तो आपको बोला गया है कि आप दिखाइए कि a बटे h प्लस b बटे k बराबर 1 आपके पास आएगा। अब यहां पर हम कैसे इसको हल करेंगे तो उसको समझ लेते हैं। देखो तीन बिंदु सररेख हैं, तो अगर सररेख है इसका मतलब तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो ये मान लीजिएगा तीन बिंदु हैं आपके पास, अगर मैं इन तीनों बिंदुओं के नाम लिख दूं, मान लीजिएगा पहला बिंदु a मैंने मान लिया h, 0। देखिए नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, किसी को भी कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ये तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, जैसे b हमने मान लिया a, b हो गया, और ये बिंदु c मान लिया 0, k हो गया। अभी तक आपने जितना पढ़ा है पहली वाली एक्सरसाइज के आधार पर, उसमें आपने सीखा है कि तीनों बिंदु यदि सररेख हैं इसका मतलब तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, और अगर आप a और b से निकलने वाली रेखा की प्रवणता बनाओ या b और c से बनने वाली रेखा की प्रवणता या a और c से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता लिखो तो वो आपके पास हमेशा बराबर ही आएगी, अर्थात ab वाली रेखा की प्रवणता बराबर bc वाली रेखा की प्रवणता बराबर अगर आप ac वाली रेखा की प्रवणता बनाओ तो सब बराबर ही आपके पास आएंगी, ये आपको पता है। अब यहां से आप ये देखो हम ab वाली रेखा की प्रवणता सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखिए ए बी वाली रेखा की प्रवणता आपके पास आएगी b माइनस 0 बटे ए माइनस एच, अर्थात b बटे ए माइनस एच। इसको हमने पहला समीकरण देख लिया। अब हम देखो यहां पर BC वाली रेखा की प्रवणता लिखते हैं MBC। तो देखो ये क्या आएगी, B और C से बनने वाली रेखा की प्रवणता k माइनस बी बटे
0 माइनस ए, या मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं b माइनस के बटे ए। देखो जो माइनस था वो मैंने ऊपर भेज दिया एक तरीके से, तो देखो b माइनस के बन गया, तो इसको मैंने समीकरण संख्या 2 मान लिया। इसी तरीके से अगर मैं AC वाली रेखा की प्रवणता देखो निकालूं, तो MAC मैं लिखूंगा। देखो ए बिंदु आपके पास ये वाला है h,0 और C बिंदु ये है, तो प्रवणता देखिए आपके पास आ जाएगी k माइनस 0 बटे 0 माइनस h, अर्थात माइनस का k बटे h। ये आपके पास तीसरी रेखा आ गई, सॉरी तीसरा समीकरण आ गया। अब आपको तो पता है कि ये सभी समीकरण आपस में बराबर होंगे, तो यहां पर देखिए आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को ले सकते हैं, कुछ छात्र समीकरण 2 और 3 को ले लेंगे, कुछ छात्र 1 और 3 को ले लेंगे, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कैसे भी आपको ये सिद्ध करना है। अगर आप मान लीजिएगा समीकरण 1 और 2 को लेते हैं और नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, तो आप बाकी किसी और 2 समीकरणों को लेकर देख लीजिएगा। बस आपको ये सिद्ध करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिएगा मैं समीकरण 1 और 3 को यहां पर ले लेता हूं, तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से यदि हम इसको हल करें तो देखो यह आ जाएगा b बटे ए माइनस एच बराबर माइनस का k बटे एच, क्योंकि हमको पता है एम ए बी और एम ए सी होंगे तो बराबर ही। तो देखो ये आ गया बी एच बराबर माइनस का ए के प्लस के एच। हमने क्या किया, तिरछा गुणा कर दिया है यहां से, तो इस तरीके से ये देखो हमने तिरछा गुणा कर दिया। तो यहां से अगर आप ये देखो, तो अभी हम क्या करते हैं, के एच को तो इधर ही रखा रहने देते हैं, माइनस ए के जो है इसको बाईं तरफ पक्षांतर करते हैं, तो ये आ गया ए के प्लस बी एच बराबर के एच लिख दिया हमने। अब आप देखो आपको जो सिद्ध करना है उसमें बराबर के बाद एक लिखा हुआ है, यहां पर आप देखो के एच है, तो अभी हम क्या करते हैं के एच से भाग कर देते हैं, तो के एच से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो देखो ये आ जाएगा ए के बटे के एच, क्योंकि अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में भाग दोगे तो दोनों पदों में आप अलग अलग लिख सकते हो उसे, तो बी एच बटे के एच बराबर के एच बटे के एच, ये आपके पास देखो आ जाएगा। यहां से देखिए के एच से के एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया और के से के कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बच जाएगा ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर 1, और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात यही आपको देखिए सिद्ध भी करना था। अब यहां पर एक बात ये देख लो कि वैसे तो ये हल हो चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है। यहां पर कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि आखिर हमें कैसे पता लगा 1 और 3 से, तो मैंने आपको बताया कोई से भी 2 ले लो, सबसे आएगा ही आएगा। एक बार मैं आपके लिए हल करके भी इसको दिखा देता हूं। मान लीजिएगा अब मैं समीकरण 1 और 2 ले लेता हूं, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लूंगा तो b बटे ए माइनस एच बराबर b माइनस के बटे ए आएगा। देखिए ए बी तिरछा गुणा कर रहे हैं तो ए का बी से हो गया, अब इधर करेंगे तो ए बी माइनस के ए माइनस एच बी प्लस के एच, ये देखो आपके पास आ जाएगा यहां से। फिर देखिए ए बी से तो ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का के ए और माइनस का एच बी, ये हमने बाईं तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये आ जाएगा के ए प्लस बी एच बराबर के एच। अब हम यहां पर भी के एच से दोनों तरफ भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा के ए बटे के एच प्लस बी एच बटे के एच बराबर के एच बटे के एच। अब अगर आप गौर करो तो देखो के एच से के एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया और के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रह जाएगा ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर 1, और यही आपको सिद्ध भी करना था। तो आप कोई से भी 2 समीकरण ले लीजिएगा, अगर कोई छात्र समीकरण 2 और समीकरण 3 लेना चाहता है तब भी ध्यान रखें आपके पास ये सिद्ध हो ही जाएगा। अब देखिए हम प्रश्नावली 10.1 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 14 को हल करेंगे। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर आपको विचार करना है, जो कि देखिए आपको आकृति 10.10 में दिया हुआ है। आपको आगे बोला गया है कि रेखा ए बी की ढाल ज्ञात करनी है और इसके प्रयोग से आपको बताना है कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए आपके पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखो यहां पर बोला गया था जनसंख्या और वर्ष का लेखा चित्र है,
तो ये वर्ष तो देखो इधर दिए हुए हैं, वर्ष मतलब ईयर्स, और ये देखो जनसंख्या दी हुई है करोड़ में, ये आपके पास दी हुई है। अर्थात एक तरीके से एक्स अक्ष आपको वर्ष दी हुई है और वाई अक्ष पर जनसंख्या दी हुई है। और ये देखो एक रेखा दिया हुआ है, इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक्स कॉमा वाई करके ही होगा। एक्स क्या है, वर्ष, और वाई क्या है, जनसंख्या। तो 1985 92 का मतलब हो गया 1985 वर्ष में 92 जनसंख्या थी, मतलब लेकिन 92 नहीं होगी एक्चुअल में, ये करोड़ में लिखी गई है यहाँ पर आप देखो, तो इसका मतलब हुआ 1985 में 92 करोड़ जनसंख्या थी। 1995 में यदि जनसंख्या की बात करें तो 97 करोड़ थी। तो आपको बोला गया इसी रेखा के आधार पर आपको बताना है कि 2010 में आखिरकार कितनी जनसंख्या होगी। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बोला गया रेखा ए बी की ढाल आपको ज्ञात करनी है, तो रेखा ए बी देखो यही वाली है। अब ऐसा नहीं है कि रेखा ए बी केवल ए और बी तक बिंदु तक सीमित है, वो तो आगे भी बढ़ती रहेगी और पीछे भी बढ़ती रहेगी। अब ए बी की यदि आपको ढाल ज्ञात करनी है, मतलब एम ए बी ज्ञात करना है, इसका मतलब y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 97 माइनस 92 बटे 1995 माइनस 1985। 97 माइनस 92 यदि आप करोगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। 1995 माइनस 1985 यदि आप करोगे तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो देखिए 5 से 10 यदि आप कैंसिल करोगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से 1/2 आ जाएगा। तो रेखा ए बी की ढाल पूछी गई थी अर्थात प्रवणता, वो आपने निकाल ली, 1/2 आई है। अब आगे बोलते हैं, तो देखा गया कि वर्ष 2010 में कितनी जनसंख्या होगी ये पूछा गया आपसे। तो आप पहले तो ये समझो कि 2010 में यदि जनसंख्या की बात की जा रही है तो इसका मतलब इस रेखा पर कहीं 2010 देखो, ये सॉरी मैंने गलती से यहां पर बना दिया, 2010 देखो ये वाला बिंदु होगा इस रेखा पर, आप देख सकते हो x 2010 यहां पर ही है। तो इस बिंदु 2010 कॉमा, मान लीजिएगा हमें जनसंख्या नहीं पता है तो स्वाभाविक सी बात है हमने k करके मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मान लिया कि 2010 में जनसंख्या k करोड़ में थी, क्योंकि k का मतलब और आगे ही करोड़ में थी सब कुछ, तो k करोड़ हो गया। तो अब स्वाभाविक सी बात है अगर ये 2010 इस वाली रेखा पर ही है, इसका मतलब अगर ये मान लो मैंने सी बिंदु मान लिया तो ए बी वाली रेखा की प्रवणता निकालूं या बीसी की निकालूं या एसी की, आएंगी तो सब बराबर ही। ए बी वाली रेखा की प्रवणता मैं 1/2 निकाल चुका हूं, तो अब आप या तो बीसी वाली रेखा की प्रवणता निकाल लो या एसी वाली रेखा की, कोई भी एक रेखा की प्रवणता निकाल लो। देखो दोनों से आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन मैं बस आपको एक ही तरीके से बताऊंगा। यहां पर आप कोई सी भी एक रेखा की प्रवणता निकाल लो, एसी या बीसी, क्योंकि सी पॉइंट में के आ रहा है वही तो आपको निकालना है बेसिकली। तो मान लीजिएगा हमने ए सी निकाल लिया, तो एसी वाली रेखा की प्रवणता देखिए क्या आ जाएगी आपके पास, के माइनस 92 बटे 2010 माइनस 1985। अब यदि आप इसको हल करो तो देखो ये आपके पास आ जाएगा एम ए सी बराबर के माइनस 92 बटे 2010 माइनस 1985, 25 के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ गया, इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लो, और ये जो हमारा उत्तर आया था इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। अब हमें तो पता है कि ये एक ही रेखा पर स्थित है, ए बी और तीनों सी बिंदु, इसका मतलब एम ए बी अर्थात ए बी वाली रेखा की ढाल या प्रवणता और एसी वाली रेखा की ढाल ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात देखो एम ए बी आपके पास आया 1/2, एम ए सी आया है के माइनस 92 बटे 25। तो यहां पर आप ये देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बराबर ये आ जाएगा 2k माइनस 2 गुणा 92 अर्थात 184। तो यहां से अगर आप देखो 2k बराबर 25 प्लस 184 आ गया, तो 2k आपके पास 209 के बराबर आ गया। अगर आप k का मान यहां से निकालोगे तो देखिए k का मान आपके पास 104.5 आ जाएगा। k का मान 104.5 आया है, लेकिन ध्यान रखें आपसे k का मान नहीं पूछा गया, ना ही ये पूछा गया कि y अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक k था एक्चुअल में, लेकिन आपसे पूछा गया था कि आखिर कितनी जनसंख्या होगी। तो ध्यान रखो, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो y अक्ष पर लिखा हुआ है वो करोड़ में करके लिखा हुआ है। तो इसलिए वर्ष 2010 में जनसंख्या जो होगी वो 104.5 करोड़ होगी। तो इस करोड़ को लिखना आप ना भूलें, नहीं तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा।